नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। ये हमारा वीकली शो है जिस पर हम मार्केट अगले हफ्ते किस तरह रह सकता है और टॉप ऑफ द माइंड किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको प्रीएम्प्ट करके एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। लास्ट वीक हमने देखा मार्केट में काफ़ी उतार-चढ़ाव रहा, लेकिन एंड ऑफ द वीक आप देखेंगे तो मार्केट थोड़ा-सा ही लेकिन वीक होके ही बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट में ज़्यादा सेलिंग थी क्योंकि कई सारी खबरें प्ले आउट हो रही थी टैरिफ से रिलेटेड। तो इस हफ्ते के देखते हुए, इसको बेस मानते हुए और खबरों का निचोड़ देखते हुए नेक्स्ट वीक जो हफ्ता शुरू होने वाला है, उस पे मार्केट का बिहेवियर क्या हो सकता है और उसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इन सब पे चर्चा करेंगे। और हमारे साथ सुनील जी हमेशा की तरह जुड़ गए। सुनील जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और नमस्कार। लास्ट वीक काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट रहा। बीच में एक दिन राहत थी, लेकिन उसके बाद फिर धमाके पे धमाके शुरू हो गए और एकदम शुक्रवार के दिन एक मजेदार खबर आई, वो हम लोग शो के एंड की तरफ डिस्कस करेंगे कि अब आप जो है ना अमीरों के बैंक आईसीआईसीआई में 50,000 का मिनिमम बैलेंस रखना हो तभी अकाउंट खुलवाएं, अदरवाइज ना खुलवाएं। तो वो अब वो एक अच्छा वो एक प्रेस्टीज इशू बन जाएगा। हम मेरा बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई में है, तो मतलब वो लोग आपको समझेंगे आप अमीर आदमी हैं क्योंकि आप 50,000 कम से कम होता ही होता आपके पास। इंटरेस्टिंग है। तो सर ये नेक्स्ट वीक के लिए ट्रिगर्स क्या होंगे बाजार के, किस तरह से बाजार अपने आप को अगले हफ्ते के लिए ब्रेस अप करे? तो उसके लिए हमें पिछले हफ्ते का जो कुछ डेटा देखना होगा, क्योंकि उसी में बसा हुआ है अगले हफ्ते की एक आउटलुक और क्या इवेंट्स है। तो पहले इस हफ्ते की बात करें तो इस स्लाइड के ऊपर दो चीज को ध्यान रखना चाहिए। 31 जुलाई को हुआ था हमारी 25% का टैरिफ का अनाउंसमेंट। फिर बीचों बीच आई थिंक 5 या 6 अगस्त को हुआ था जी। वो एडिशनल 25% का। मैं एडिशनल 25% की बात कर रहा हूँ। तो ये पहली बार मेरी एक सोच और थॉट प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको कि ये 50% को 50% न सोचिए। ये 50 दो 25 है। क्यों मैं कह रहा हूं ये पहली वाली 25 वो हमारी जो ट्रेड टॉक्स जो बहुत लंबी खींच के जा रही थी, कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा था। इसलिए ट्रंप और अमेरिका ने डिसाइड किया कि बस बस ये अभी अनाउंस करते हैं, क्योंकि इसमें कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। भले ही इसके कि 23 तारीख को अगले ट्रेड टीम का टॉक्स की बात हो रही थी, फिर भी मिस्टर ट्रंप ने डिसीजन ले लिया कि मैं 25 लगा दूंगा। और उस का इंपैक्ट आपको दिखा अगस्त 4 और को जो सेलिंग हुआ 2,500 करोड़ एफआईएस का। आप उस एक टैरिफ रिलेटेड इनिशियल अनसर्टेनिटी का कह सकते थे। फिर उन्होंने उस चीज को अंडरस्टैंड किया कि 25 ये उसके बाद जो ट्रेड टॉक्स होनी थी, तो शायद उसमें राहत आके वापस 20 पे आके। ज्यादातर हमारे कंपीटिंग देश 19-20 के आसपास है, जैसे मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, वो सब उसी रेंज में है। तो इवन 5% का नेगोशिएशन में कितना हो गया, तो समझिए कि बात ठीक रही थी। वो एक बात। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, उस दिन एफआई का खाली 22 करोड़ का सेलिंग हुआ था। उसका कारण भी देखिए, 1 मिनट अगले स्लाइड में देख के फिर वापस आएंगे इधर, कि जी। ओवरऑल टैरिफ का अनाउंसमेंट का उतना भयंकर इंपैक्ट नहीं था। क्योंकि अगले स्लाइड में आप देखेंगे कि ये जो टैरिफ अनाउंस की गई उसमें 1 मिनट वो स्लाइड के लिए वेट करते हैं। सर आप कंटिन्यू करिए, मैं ला रहा हूँ स्लाइड लेके आ तो क्या है कि एक्चुअली ये टैरिफ रिलेटेड सेक्टर्स की हमारी जो एक्सपोर्ट्स है उसमें यूएस का इंपैक्ट ज्यादा नहीं है। और इसीलिए आप देखें तो टोटल इंपैक्ट ऑफ द टैरिफ अनाउंस्ड सो फार इज लेस देन 5% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स। तो ये 25% लगता था कि अरे हमारी ट्रेड नेगोशिएशन फेल हो गई, हमें एक बैकफुट पे कंपेयर टू अदर कंट्रीज बहुत मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया। यस, जो सेक्टर्स का 25% लग रहा था और बांग्लादेश का कम लग रहा था या वियतनाम का कम लग रहा था, डेफिनेटली इंपैक्ट। बट ओवरऑल एज अ देश आप देखिए तो 95% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स वर अनअफेक्टेड बाय द यूएस टैरिफ्स। तो इवन एफआईएस ने रियलाइज किया, इसलिए उस दिन थोड़ी राहत मिली उनकी सेलिंग से। और इसकी और एक कारण था, तो नीचे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो एप्पल, सैमसंग उसकी एक्सपोर्ट्स हो रही थी, फार्मा, ओके, ऑटो पार्ट्स, मेटल्स और सर्विसेज, इस टैरिफ के जगह में उनका इंपैक्ट नहीं था। ओनली जेम्स एंड ज्वेलरी और बाकी के जो लेदर एक्सपोर्ट्स या टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पे इंपैक्ट था। इसीलिए ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, और खास करके आप देखें तो उन तरह की कंपनियां ज्यादा स्टॉक मार्केट में भी नहीं है। तो नॉट ओनली एक लेस देन 5% इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट के ऊपर कम ही था। तो इसीलिए वो एक ऑब्जर्व कर दिया था एफआईएस ने। और अगर वापस जाएंगे फर्स्ट स्लाइड को नीरज जी,
तो आप देखेंगे कि फिर भयंकर सेलिंग 2 दिन में हुआ। क्यों? क्योंकि ये दूसरा 25% लग गया। अब ये दूसरा 25% का क्या है कि फर्स्ट आप समझिए कि पहले 25% इकोनॉमिक कारण के था, यानी फेलियर ऑफ ट्रेड टॉक्स या जो भी डिले इन ट्रेड टॉक्स, जो सेकंड 25% में खास करके रशियन सिचुएशन को लेकर हमें पनिश किया गया है। तो ये बात थी। तो 2 दिन में 5,000 करोड़ एफआईएस ने बिकवाली करी। मगर 8 तारीख को, जिसमें हमें क्लू मिलता है कि अगले हफ्ते के बारे में, उन्होंने 2,000 करोड़ की बाइंग की। अब सोचिए क्यों हुआ ये? क्योंकि उन्होंने भी रियलाइज किया कि ये पॉलिटिकल चीज है, नंबर 1। सेकंड, इसका इंडिया का कुछ करना नहीं था, क्योंकि इंडिया तो बहुत दिनों से, और कुछ लोगों का डेटा भी आया कि एक्चुअली यूएस ने एंकरेज किया, क्योंकि इंडिया के रशियन ऑयल के बाइंग के कारण ओवरऑल ऑयल प्राइसेस वर्ल्ड में दब के रही, और जिसका बेनिफिट अमेरिका को भी मिला। तो यूएस ने इन साइलेंट वे हमें सपोर्ट भी किया था। और इंडियन रिफाइनर्स जो आप कह रहे हैं कि कसूर कह रहे हैं कि आपने प्रॉफिट बनाया, अरे वो ऑयल यूएस को भी बेचा हमने रिफाइन करके। इट वाज सोर्स्ड इन रशिया, मेड इन इंडिया, सोल्ड टू अमेरिका। तो बात ये थी कि सडन ये चीज का कारण, एक्शन का कारण क्या था? वो इंडिया नहीं थी, वो थी रशिया को नेगोशिएटिंग टेबल में लाने के लिए एक दबाव। क्योंकि अगर रशिया के मन में एक डर आ जाए कि अरे भैया, अगर अमेरिका दबाव डाल के इंडिया को हमारे ऑयल खरीदने से, तो उनकी इकोनॉमी की हालत बहुत बुरी हो सकती थी। तो कोई और नहीं था खरीदने वाला अदर देन चाइना एंड फ्यू अदर नेशंस। और इसीलिए उन्होंने ये दबाव डाला, और उसका रिजल्ट सीधा दिख गया कि 15 अगस्त को पुतिन और ट्रंप मिल रहे हैं बातचीत के लिए। तो अगर बातचीत में, और ट्रंप ने ऑलरेडी अपनी शर्तें लगा दी, अभी जेलेंस्की ने कहा कि मैं नहीं मानूंगा, मगर दबाव डाल के अगर वो क्लैरिटी हो गया तो ये 25% हट सकता है इंडिया से। अगर गठबंधन हो गया और रशिया यूक्रेन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ये 25% हट जाएगा। तो ये एक कारण था जिसके कारण मेरे को लगा कि एफआईएस की एक वापसी उस दिन देखने लगी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये फ्यूचर में इसकी सोल्यूशन कुछ दिख रही। सेकेंड बात मैं कहूंगा कि ओवरऑल ऑयल में इंडिया का ज्यादा, जो कहते हैं ना, रशियन एक्सपोर्ट्स में इंडिया का हिस्सा ज्यादा है, चीन का हमसे कम। बट ओवरऑल एक्सपोर्ट्स देखे तो चीन का बहुत ज्यादा है। तो अमेरिका को एक्चुअली चीन के ऊपर ज्यादा एक्शन लेना था रादर देन इंडिया। और क्यों नहीं किया, इसमें बात है समझने की, विच इज असाइड। बट मैं कह देता हूं कि इंडिया का एक्सपोर्ट टू यूएस इज $50 बिलियन के कम, $47.5 बिलियन। चीन का ट्रेड सरप्लस की बात कर रहा हूं मैं, एक्सपोर्ट तो 87 बिलियन है, वो सरप्लस 47 बिलियन है। चीन का $350 बिलियन का सरप्लस है। तो एक्शन इंडिया में लेने से उनको ज्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि उनकी 1.2 ट्रिलियन का डेफिसिट में हमारा 50 बिलियन है, यानी हार्डली 4%। अगर चीन में कर दिया तो उनके इन्फ्लेशन के ऊपर, उनके इसके ऊपर बहुत भयंकर असर आ सकता है। इसलिए उन्होंने सॉफ्ट टारगेट इंडिया को चुना रादर देन द हार्ड टारगेट जो चाइना है। सेकंड बात क्या है, वो है कि उन्होंने जो 30% की एक अग्रीमेंट किया है चीन के साथ, उसका भी एक टाइम फ्रेम था, और वो टाइम फ्रेम अगले हफ्ते खत्म हो रहा है। यानी 12 तारीख को वो 30% का जो अग्रीमेंट था चीन के साथ वो खत्म हो रहा है। तो अब एफएस के में यह भी है कि 12 तारीख जब खत्म होता है, रशिया में अब और दबाव डालने के, क्या चीन के ऊपर भी और एडिशनल 25% कुछ लगाई, तो फिर द प्रॉब्लम इज नॉट ओनली इंडिया, इट्स आल्सो विद चाइना। तो आने वाले हफ्ते में ये 12 तारीख एक इंपॉर्टेंट डेट है, और 15 तारीख एक इंपॉर्टेंट डेट है, जिसकी जो खबरें आती है कि कैसे क्या होने वाला है, उसके बेसिस पे आपको एक एफआईएस की आउटलुक टू इंडिया बदलेगी, और ओवरऑल माहौल भी इस टैरिफ के सिचुएशन में बदलेगी। क्योंकि ये भी बात याद रखिए, ट्रंप ने एक साइड कमेंट में कह दिया कि मैं कोई ट्रेड टॉक्स नहीं करूंगा अंटिल दिस इश्यू इज रिजॉल्व। मगर अगर इश्यू रिजॉल्व हो गया तो समझिए कि 23 को यूएस ट्रेड टीम की टॉक्स चालू रहेगी, तो उसका भी सोल्यूशन। तो मेरे मन में अगला हफ्ता बहुत एक इंपॉर्टेंट इवेंट ड्रिवन है, जो 12 तारीख एक इवेंट है और 15 तारीख, उसके ऊपर के बेसिस पर ही ये जाएगा। अपार्ट फ्रॉम विच अर्निंग सीजन का जो कंटिन्यूटी है, कुछ दिग्गज पीएसयूज के रिजल्ट्स भी आने हैं, उसको भी देखने की जरूरत है। मगर एक मिनट हम अभी सोचते हैं कि इस स्लाइड के ऊपर कि कंटिन्यूसली डीआईएस ने खरीदारी की पिछले हफ्ते, आपने देखा होगा प्रीवियस स्लाइड में। एफआईएस ने भी 3 दिन भयंकर खरीदारी की और बिकवाली करी है। फिर भी परफॉर्मेंस देखे तो निफ्टी का बेस्ट परफॉर्मर रहा है इस वीक। आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में और बैंक इंडेक्स में दिखा है। तो वजह क्या है इसकी?
तो वहां पे सोचने की बात है कि फर्स्ट जो भी टैरिफ रिलेटेड सेक्टर्स है वो ज्यादातर मिड एंड स्मॉल कैप में है, जैसे टेक्सटाइल्स, लेदर। तो नेचुरली डीआईएस वहां पे सावधान रह के इधर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे, क्योंकि उधर ज्यादा एफआई की सेलिंग नहीं होगी, क्योंकि उनका एक्सपोजर उतना ज्यादा उन सेक्टर्स में नहीं होगा, राइट। सेकेंड चीज आपको उधर दिखेंगे, उसको बाद में भी हम डिस्कस करेंगे कि अभी वो जो सेक्टरल इसमें आएंगे तो देखिए फार्मा के ऊपर, क्योंकि एक अनिश्चितता अभी पैदा हो गई, क्योंकि भले ही वो अभी तक टैरिफ में नहीं है, पर ट्रंप ने कहा कि हम धीरे धीरे शुरू करके 250% तक टैरिफ लगाएंगे उसमें, तो वो डर आ गई फार्मा सेक्टर के अंदर। और बाकी के जो सेक्टर जो है उसमें आप देखिए टॉप अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर में आईटी नहीं है, जो पहले बार बहुत हफ्तों से के बाद ये सिचुएशन है। यानी एक चीज हम आईटी को डिस्कस करेंगे, मगर लगता है कि डीआईआईएस अभी थोड़ी आईटी खरीदना शुरू कर दिया है। इस स्लाइड से वो एक चीज आपको सामने दिख रही है। और बाकी में मैं कहूंगा ये सब प्रॉफिट बुकिंग बाय डीआईआईएस है, क्योंकि इन्होंने यहां पर प्रॉफिट बुक करके जो एफआईएस ने सेल किया उसको खरीदा। करेक्ट। करेक्ट। तो ये है एनालिसिस ऑफ लास्ट वीक। तो अगले हफ्ते के लिए मैं समझता हूं कि ये जारी रहेगी, क्योंकि ये वेरी जो इंटरेस्टिंग जाना है जी। सुनील सर ने बहुत ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन किया कि आप अगर उस पहली वाली स्लाइड से देखें कि ये जिस तरीके से 25% लगा, पहला 25%, तो मार्केट ने उसको एडजस्ट करने की कोशिश की। तीसरे दिन यानी 5 तारीख को रात में उन्होंने फिर से एक एडिशनल 25% लगाया, इसलिए बुधवार को यानी 6 तारीख को 5,000 करोड़, 7 तारीख को 5,000 करोड़ गिरा। लेकिन फिर दो ऐसी इवेंट आई 12 और 15 अगस्त की। 12 तारीख को चीन के 90 दिन पूरे हो रहे हैं और 15 अगस्त को पुतिन से उनकी मुलाकात है। अगर इसमें रिजॉल्व हो जाता है तो वो जो 25 प्लस 25 में बाद वाला 25 है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसलिए 8 अगस्त को फिर आप मार्केट में एफआईएस का बिहेवियर वैसा ही देख रहे हैं। तो वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। और फिर जो हमने आपको उसके अगली प्लेट दिखाई थी कि ये जो इंडेक्स लेवल पे देखेंगे तो गिरावट नहीं है, लेकिन ब्रॉडर में इसलिए गिरावट क्योंकि जो इफेक्टेड सेक्टर है वो ये वाले ज्यादा है। तो सर अब ये तो हो गई हमारी विश्लेषण की पिछले हफ्ते क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, और नेक्स्ट वीक की दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जहां पे क्या होता है हमें पता नहीं, उस पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। अब थोड़ा सा फ्यूचर, उन्हीं डेट्स के इर्द गिर्द फ्यूचर हम प्रेडिक्ट करें अगर, कि क्या इसमें कुछ आपको बात बनते हुए लगती है, या आपको लगता है कि ये जो एडिशनल 25 उन्होंने लगाया भारत के ऊपर ये इवेंचुअली हट जाएगा, क्योंकि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स ज्यादा लगती है रादर की रियल? वही मेरा मानना वही है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए एक लाइटर मोमेंट में मैं कहूंगा, क्योंकि नोबेल प्राइज का वो डेट बहुत जल्दी आ रहा है, इसलिए ट्रंप हाई स्पीड पे है। अजरबैजान से भी उनको अभी समर्थन मिल गया। अब ये अगर पुतिन के ऊपर दबाव डाल के कुछ करवा देते हैं तो नोबेल प्राइज पक्के ही समझिए आप। सर एक बहुत अच्छा मीम चल रहा है, अगर आपने देखा हो, पता नहीं वो सच्चाई है कि मीम, पता नहीं, कुछ लोग तो कह रहे हैं सच भी है, कि वो किसी एक शायद अजरबैजान किसी देश को बुलाया, पहले कमरे में जाओ, डील साइन करो और बाहर निकल के आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको नॉमिनेट करो कि हम इनके लिए नोबेल प्राइज की रिकमेंडेशन करते हैं। आई डोंट नो कितना सही है। और एक मीम देखा कि वो दोनों दो देशों को वर्ल्ड में बुला रहे हैं, बोले कि पहले झगड़ा करो भैया। हाँ। फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। फिर आके मैं सॉल्व करता हूँ। नहीं, वो जोक्स अपार्ट, ये सेकंड 25 मेरे को टिकते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक है रियल पॉलिटिक्स, दैट इज इंडिया का एक यूएस के ऊपर हम एक कहते हैं ना नोज को थंब करना, अंग्रेजी में कहते हैं, नाक कटवाने के लिए नहीं किया है हमने। ये हमारी देश की आम जनता को एक इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट को कम कराने के लिए किया है, अपनी सेल्फ इंटरेस्ट में किया है। तो उसमें कुछ ऑयल को एक्सपोर्ट भी किया, तो उसमें गलती क्या है? हमने एक एंटी यूएस स्टांस लेके थोड़ी ये किया, इनफैक्ट इनिशियली समर्थन भी था। तो ये ट्रम्प का एक, मैं कहूंगा एक सडन रिएक्शन एज अ नेगोशिएटिंग टैक्टिक अगेंस्ट रशिया मैं मानता हूं, और उसके लिए वो जो भी करना है, डेड इकोनॉमी बुला दो इंडिया को, ये कर दो, तो वो उनकी एक स्टाइल होती है, राइट? तो मेरे ख्याल में ये इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको बहुत प्रैक्टिकली और प्रैग्मेटिकली हैंडल किया है।
हमने पिछले हफ्ते के शो में भी, पिछले बीच में जो किया था उसमें भी एड्रेस किया था। मगर अब भी देखिए ये 15 अगस्त की टॉक्स के बारे में भी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लिखा है कि वी वेलकम द टॉक्स, वी सपोर्ट देम। तो एक हमारी भी एक है कि ये हम एग्रेवेट नहीं कर रहे हैं सिचुएशन को, भले ही मिस्टर ट्रम्प के वर्ड्स ने बहुत हर्ट पहुंचाया है हमारे देश को, ये तो मानना पड़ेगा। एक पैट्रियोटिक इंडियन होने के नाते हमें तो बहुत बहुत दुख हो रहा है कि हमारे इकोनॉमी के ऊपर, हमारे इसके ऊपर इतना शब्द ऐसा क्यों करने चाहिए। हम तो दोस्ती के हाथ ही फैला रहे थे, तो ये अच्छा नहीं लगा। मगर फिर भी हम उस सिचुएशन में भी एज अ कंट्री, एज एन एक्सटर्नल अफेयर्स सिचुएशन, हम इसको एक प्रैग्मेटिक मैच्योर तरीके से हैंडल कर रहे हैं। हम कोई दरवाजा बंद नहीं कर रहे हैं, खोल के रख रहे हैं। अभी भी मिस्टर पीयूष गोयल का कहना है कि नहीं, हमारे मन में टॉक्स तो जारी है, 23 तारीख को यूएस टीम आने वाली है, वही हम भी कह रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इंडिया का एक बहुत प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक अप्रोच जो है, वही एक कारण मैं कहता हूं कि मुझे लगता है कि ये 25 जा सकती है। क्योंकि अगर उसका मूल कारण रशिया यूक्रेन का वॉर में कोई अभी हल दिखता है, तो देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर पुटिंग दैट ऑन इंडिया, राइट। तो मेरा मानना है कि ये सेकंड 25 इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते कहीं ना कहीं ये तो चली जाएगी। ये एक ड्यू टू इंडिया हाई टैरिफ या ट्रेड की बात नहीं है, ये उसका संबंध नहीं है। अब ट्रेड की डील के बारे में तो वो थोड़ी लंबी खींचेगी, बिकॉज हमारी जो रेड लाइन है लक्ष्मण रेखा और उनकी लक्ष्मण रेखा है, उसमें कोई मिलावट नहीं दिख रहा है। बेसिकली एग्रीकल्चर और डेयरी के सिचुएशन में है, और वहां पे हम बिल्कुल यील्ड नहीं कर सकते हैं। और मोदी जी ने भी ये साफ कह दिया कि हम फार्मर्स और डेयरीज और फिशरीज के बारे में कुछ नहीं हम करेंगे। तो मगर उसके अलावा एक प्रैग्मेटिक रेजोल्यूशन ऑफ द 25% भी आगे बढ़ते हुए दिख रहा है मुझे, अगर ये इंपॉर्टेंट जो रशिया यूक्रेन वाली बात सॉल्व हो गई तो ओवरऑल फाइनल वर्ड मैं कहूंगा इसमें कि इससे और खराब नहीं हो सकती है टैरिफ वाली स्थिति मेरे मन में। आई मीन ट्रम्प ने अभी भी धमकी दी है कि मैं इसके ऊपर भी एक्शन लूंगा करके दिया है उन्होंने, बट लाइक आई सेड, अनलेस यूएस रशिया की टॉक्स कंप्लीटली फेलियर हो गई, समझिए, जाके आए फिर बोला, पुतिन ने अपना स्टांस हार्ड कर दिया और जेलेंस्की ने भी हार्ड कर दिया, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिखा, तो ये 25% तब तो रहेगी ना। तो वी हैव टू होप एंड प्रे कि वो वाली कुछ आगे बढ़ती है बात इन टर्म्स ऑफ द रशिया यूक्रेन सिचुएशन। So that is something which is a unknown, इसके लिए हमें प्रे करना होगा कि वो सॉल्व हो जाए, और उसके बाद देखें। और इसलिए मेरा मार्केट के बारे में कि ये एफआईएस की सेलिंग जुलाई मंथ में से देखे आप, तो टू सम एक्सटेंट उनको कुछ खबर आ गई थी कि ये टॉक्स सीधी नहीं चल रही है। तो मेरा मानना है कि उनका जो सेलिंग है इसके कारण वो अभी हो चुका है। अभी कुछ और स्थिति के कारण ये एफआई की फ्लो इनफ्लो विल नॉट डिपेंड ऑन द टैरिफ, बिकॉज टैरिफ का वर्स्ट केस सिनेरियो अभी प्राइस में है, राइट। तो इसलिए मेरा मानना है कि वो है। और फाइनल एक चीज है कि जो मैं हिंदी में लास्ट टाइम भी हमने एक हिंदी पिक्चर का जिक्र किया था, अभी भी एक मार्केट प्रॉब्लम में एक हिंदी पिक्चर का ही जिक्र करूंगा, और एक स्पेसिफिक पिक्चर का नाम मुझे याद नहीं है, मगर वो डायलॉग मुझे पता है, मैं बता देता हूँ, और वो किस व्यक्ति ने कहा वो भी बताया मुझे। ओके, तो बात यह है कि एक विलन हुआ करते थे, बहुत मशहूर विलन, इसका नाम था सारा शहर मुझे लॉइन के नाम से जानता है, अजीत। अब अजीत की ये वाली बात नहीं है। मैं एक और एक जो लाइन है, पता नहीं कौन से पिक्चर में था, उसने कहा कि इस मरीज को, जो हीरो है, उसको लिक्विड ऑक्सीजन में डुबा दो, लिक्विड इसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा। मार्केट की हालत भी ऐसी है, क्यों? क्योंकि एफआई सीधे बढ़ने नहीं दे रहे और डीआई सीधे गिरने नहीं दे रहे, तो मार्केट हमारा लिक्विड ऑक्सीजन। तो अगर मार्केट की हालत को समझ करें तो लिक्विड ऑक्सीजन की तरह। नहीं, बिल्कुल सही, और मार्केट बिल्कुल बिहेव भी वैसे ही कर रहा है। एक उसकी रेंज है, अभी तक उसने उस रेंज के बाहर जाके कुछ बड़ी नहीं दिखाई, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। सर इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब बाइडेन आए थे कोविड के बाद, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप रशिया से ऑयल खरीदिए वरना ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हो जाएगी और तेल के दाम $120-30 जाएंगे।
तो हमने तो उस वजह से खरीदा और आपको री एक्सपोर्ट किया, तो आपने भी उसका फायदा उठाया। फिर भी आप हमें कह रहे हैं कि क्यों खरीदा रहे हैं? भैया आप लोगों ने कहा था। और प्लस एक ऑटोनोमस और एक सॉवरेन कंट्री होने के नाते मेरा मन है कि मैं कहीं से भी खरीदूं, जहां सस्ता मिलेगा वहां से खरीदूंगा। लेकिन अब वही ना कि वो जबरदस्ती वाली बात है, और अब वो कब क्या बोलने कुछ कहा नहीं जा सकता। अब जैसे फार्मा पे उन्होंने एक तलवार लटका रखी है, करे नहीं कुछ अलग बात है, लेकिन एक डायलॉग मार दिया तो बेचारे फार्मा वाले भी डर में, पता नहीं क्या करने वाले, क्या करने वाले। तो कल मेरी एक बात हो रही थी, मेरे दोस्त थे यूएस में, मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि फार्मा में क्या करने वाले हैं। तो उसने कहा देखो, मैं जितना मैं समझता हूँ, यहाँ पे मैं भी 20 साल से रह रहा हूँ यूएस में, वो कुछ नहीं करेंगे फार्मा में, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने वहां पे लोगों के जो खर्चे वाला बिल है फार्मा फार्मा केयर, उसमें कटौती कर दी है। और अगर ये फार्मा पे टैरिफ लगाएंगे तो बहुत महंगा हो जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए वो इसको टच नहीं करेंगे। लेकिन डराने के लिए वो बोल जरूर रहे हैं कि मैं 250% लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन उसका कहना था कि फार्मा ये टच नहीं करेंगे। और अपना आईटी वाला तो लगभग बराबर ही है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, तो उसमें भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जो तस्वीर सर पूरी बनती हुई दिख रही है इसमें, तो फार्मा वालों को थोड़ी चिंता करनी चाहिए, या ये एक मौका है कि उनको अगर नीचे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक फार्मा वाले मिलना है तो उनको ले लेना चाहिए? देखिए, मुश्किल है कहना, क्योंकि इसे ये टैरिफ की बात के अलावा उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी फार्मा कंपनियों को कि आप प्राइस को कम करा दीजिए। शायद उनका एक्शन उस तरह होगा कि दबाव डाल के दाम को गिरा रहे हैं, तो वो जो दाम का गिरावट होगा वो कौन बेयर करेगा? या इंडियन एक्सपोर्टर करेंगे, या चाइनीज एक्सपोर्टर करेंगे, या जो अमेरिका में एक फिनिशिंग होता है वो करेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली वो इस खाली टैरिफ के थ्रू नहीं, बट ये प्राइस के दबाव डाल रहे हैं कि आप कम करा दो, नंबर वन। नंबर टू क्या है कि इम्पैक्ट इसका इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर आ सकता है, क्योंकि यूएस में एक है हेल्थ केयर सिस्टम में, और दूसरा होता है कि जो प्राइवेट का इंश्योरेंस कवर करता है ना फार्मा का कॉस्ट, हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट इंश्योर्ड है उधर, अदर देन दी ओबामा केयर जो गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड करती है उनके पोरर पीपल को। ज्यादातर लोग इंश्योरेंस में कवर्ड है, तो नेचुरली इंश्योरेंस का बिल बढ़ जाएगा, तो इंश्योरेंस भी अगले राउंड ऑफ प्रीमियम में वो प्रीमियम को बढ़ाएगी, तो अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट अमेरिकन कंज्यूमर का प्रीमियम के ऊपर पड़ेगा। राइट। इनिशियली इंश्योरेंस कंपनीज का क्लेम्स बढ़ जाएंगे, मगर जो वो रिप्राइस करते हैं पॉलिसीज को नेक्स्ट ईयर के रिन्यूअल्स में, वहां पे वो प्रीमियम को बढ़ा देंगे बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन। तो अल्टीमेटली इसका कैस्केडिंग इफेक्ट अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर आ जाएगा एज अ थिंग। मगर वो मेरे मन में जो है कि एक वो दबाव डाल के प्राइस को कम कराने की कोशिश करें, सेकंड जैसे वो कह रहे हैं वो शिफ्टिंग द मैन्युफैक्चर टू अमेरिका की कोशिश करेंगे। तो वो एक सॉल्यूशन हो सकता है जहां पर एक फिनिशिंग का रोल, चाहे वो टैबलेट को एक पैकेज में डालना, टैबलेट को बना दो, फिर फाइनल पैकेजिंग को अमेरिका में करो, तो वो भी ट्रम्प एक विक्ट्री, उनको एक विक्ट्री चाहिए ना। वो कैसे थे कि हाँ $500 बिलियन, क्यों ये क्यों कर रहा हूं ना, जापान की बात, एक बात चूंकि ये उठाया आपने, जापान की बात करता हूँ। जापान क्योंकि उन्होंने पहले 25 अनाउंस किया, फिर वो टैको ट्रम्प ऑलवेज चिकन साउथ बात हो गई, उन्होंने 15 को रिड्यूस किया, और उन्होंने रिड्यूस करते हुए कहा कि जापान इज कमिटेड टू पुट $500 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन अमेरिका। मगर दैट इज एन एब्सोल्यूट लाई। यस, पता है ना आपको, इसने कहा हमारी बैंक में हम लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे, जो भी चाहता है उस लाइन ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल करते हैं। उसको ट्रम्प ने पलट बता दिया कि वो $500 बिलियन का कमिट करते हैं। तो क्या कह रहा हूं मैं, उनको खाली पीआर वाली सक्सेस चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो मेरे ख्याल से फार्मा में भी वो हल ऐसा सकता है कि अच्छा ठीक है, हम पैकेजिंग, फाइनल पैकेजिंग अमेरिका में करवा देंगे। ओके, तो वो कहेंगे हाँ फार्मा इज कमिटेड टू डू मैन्युफैक्चरिंग इन अमेरिका करके वो बोलेंगे कुछ। तो सिचुएशन में अभी फार्मा के बारे में मैं कहूंगा कि इट्स अ वेरी वाइड स्पेस, क्योंकि फार्मा इंडेक्स में डोमेस्टिक ओरिएंटेड फार्मास भी है, राइट, उसको भी ख्याल में रखना चाहिए, राइट। और शायद जेनेरिक्स पे ज्यादा देखिए 47% ऑफ द इंपोर्ट्स इज जेनेरिक्स अमेरिका को, राइट, आधा। तो जेनेरिक्स इज द वन वेयर आपको मास मार्केट में वो देते हैं ओबामा केयर के अंदर, क्योंकि वो सस्ते वाले ड्रग ही देंगे ना एज अ गवर्नमेंट। एक स्टेटमेंट मैं उनका सुन रहा था ट्रम्प का ही, और उसमें बहुत सारे लोगों ने एनालाइज करके रिपोर्ट लिखी थी कि जो दवाएं ब्रिटेन में खास तौर पे बन रही हैं और यूएस में आके बिकती हैं ओरिजिनल वाली, जिनका एक मतलब जिनकी कॉस्ट यूएस से
में 10 गुना ज्यादा है एज कम्पेयर टू ब्रिटेन। उस पर उसकी नजर बहुत ज्यादा है कि यार ये दवाएं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मंजारो यहाँ बिकती है, वो आजकल मोटापा कम करने वाली, तो इंडिया में उसका 14,000 रुपये महीने का खर्चा आ रहा है। यूएस और यूके के बीच में उसका डिफरेंस 10x का है। उससे वो बहुत गुस्सा में थे कि ये दवा वहां $500 की मिलती है, हमारे यहाँ $5,000 की क्यों मिलती है, मैं इसको कम करो, इसको कम करो। तो आप सही कह रहे हैं, हमारी जो जेनरिक है उस पर शायद उतना इम्पैक्ट ना है, वो उन दवाओं पर ज्यादा आएगा जो ओरिजिनल रिसर्च वाली या जो अभी ब्लॉकबस्टर मेडिसिन हैं, वो ज्यादा वहां पे फंसते हुए दिखेंगी। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं सर कि सारे देश मिलके इनको नोबेल दिलवा देना, उसमें किसी देश का कौन सा पैसा लग रहा है। दे दो भाई, दे दो इनको नोबेल, दे दो, क्या जाता है अपना भाई, ले जाओ, दुनिया में शांति हो जाएगी। तो इसका भी एक बेमाया कि एक ने कहा, मिस्टर ट्रम्प, मैं अपने बीवी के साथ झगड़ा करने के लिए तैयार हूं, आप उसको सॉल्व कीजिए, मैं नोबेल के लिए आपको रेकमेंड करता हूं। तो अच्छा, हालत ऐसी हो गई है कि देखिए कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी अभी इतना बढ़ गया है, अनसर्टेनिटी इंडेक्स जो होता है वो कहीं पे चला गया, बिकॉज इट इज नॉट कोरिलेट टू लॉजिक एंड रियलिटी। अभी ये सेकंड 25 का किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे होने वाला है ना। तो ये कोई भी एक मॉडल में, एक प्रेडिक्ट करने के मॉडल में हम डाल नहीं सकते हैं। तो ये एक ट्रम्प अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर का जो डिस्काउंट लग रहा है मार्केट में ना, उसका मायना रखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं कहूंगा कि अभी फार्मा में भी अभी पता नहीं कि किस तरह से ये जाएंगे। तो इसलिए अब जाके कहना कि ये और ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ है फार्मा में, आईटी की करेक्शन और फार्मा की करेक्शन में देखो तो जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या और भी करेक्शन आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, बिकॉज ऐसी बातें की खबर से ये चल रही है ना बातें। तो मैं कहूंगा कि अभी इंतजार करें, अभी देखें सिचुएशन को। दो बड़े डेट्स है सामने, तो अभी अगले हफ्ते जाके अरे फार्मा में 3% का गिरावट आ गया, मैं जाके खरीदूंगा, अभी जल्दबाजी ना करें। अभी वेट करें थोड़ा। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ अभी तो पहला ही साल है, अभी 3 साल और झेलना है। सोचिए आप क्या हालत होने वाली दुनिया की कि कब कब उनका मूड हो जाए, अचानक से स्विंग्स आ रहे हैं उनके मूड में, अचानक से सुबह उठते हैं आज तो मुझे ये करना है, तो वो करेंगे। सर दो खबरें हैं, मैं ऐसे ही दर्शकों के लिए बता देता हूं, अगर आपका मन हो तो उसमें आप दो में हमें कमेंट करके बताइएगा। एक खबर तो ये है कि कोफोर्ज के एक बड़े क्लाइंट यूएस ने स्लो डाउन के सिग्नल्स दिए हैं और अपना गाइडेंस रिड्यूस किया। इसकी वजह से कोफोर्ज में शुक्रवार को अच्छी खासी गिरावट आई है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि मिड कैप आईटी या आईटी सेक्टर एज ए होल में कोई री रेटिंग या दबाव देखने को पड़े, ये हम लोग आगे चलते हुए देखेंगे। एक और खबर आई जो बहुत अच्छी खबर है कि सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देना तय किया है, जो एलपीजी वगैरह की वजह से लॉसेस हो रहा था ओएमसीज को। ये उनके लिए एक अच्छी खबर है, इसको अप्रूवल दे दिया गया है। इन दोनों खबरों में किसी में अगर आप चाहें तो सर कमेंट करना चाहे तो। हाँ जरूर। सी देखिए, यूएस की स्लोडाउन वाली बात तो इन्फोसिस और टीसीएस बड़े दिग्गज कंपनी ने ऑलरेडी उनके गाइडेंस में दिखा दिया, मगर ये मिड कैप वाली आईटी कंपनियों का एक ग्रोथ बहुत अच्छा था, तो उधर प्राइस में करेक्शन नहीं आया था। तो आईटी इंडेक्स में जो भी आपको करेक्शन दिखा वो ज्यादातर लार्ज कैप आईटी कंपनीज का करेक्शन अभी तक आया था। अब ये मिड कैप में उम्मीद थी, क्योंकि अब तक के उनके एक्चुअल नंबर्स अच्छे आ रहे थे। अर्निंग्स की रिपोर्ट देखें मिड कैप आईटीज, नॉट ओनली कोफोर्ज, बाकी के जो भी है ना, तो परसिस्टेंट, सभी में आपको नंबर्स अच्छे आ रहे थे। बट ये फ्यूचर की गाइडेंस जो बता रहे हैं ना, ये लार्ज कैप में ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है, अभी ये एडमिट कर रहे हैं। तो अभी तक लग रहा था कि खाली इनके लिए बिजनेस अच्छी बढ़ रही है, उनकी ही खाली गब रही है। अब ये इन्होंने कंफर्म किया थी कि यूएस वाली स्लोडाउन वाली बात तो लार्ज कैप आईटी कंपनी ने बहुत महीनों से कहा है, पिछले क्वार्टर की अर्निंग्स गाइडेंस में ही उन्हें दिखाया, इस क्वार्टर में रीट्रेड भी हुआ। तो मेरा मानना है कि ये नेचुरली इन स्टॉक्स में, क्योंकि अभी तक वो प्राइस में नहीं थी, तो मिड कैप आईटी कंपनी के प्राइस में ये एक नेगेटिव नहीं था, वो अभी आ गया है, तो शायद उधर प्रेशर बढ़ सकता है। बट ओवरऑल मेरा जो आईटी का एक सिचुएशन है कि ओवर सोल्ड सिचुएशन में है। बैड न्यूज है, मैं नहीं डिनाई कर रहा हूं, मगर उस बैड न्यूज का कितना इंपैक्ट है? 25% अंडर परफॉर्मेंस वर्सेस दी ब्रॉडर मार्केट, वो ओवरडन है, मेरा बस वही मानना है। तो अभी
ऑब्वियसली इसके कारण थोड़ी करेक्शन मिड कैप में भी आ सकती है, तो आईटी का, पर जैसे हमने देखा कि लास्ट वीक के परफॉर्मेंस में आईटी वाज नॉट द वर्स्ट परफॉर्मेंस। तो मेरा मानना है कि हर चीज का एक प्राइस और वैल्यू का ऑलवेज एक बैलेंसिंग होता है, राइट? तो पहले था कि प्राइस इज वेरी अहेड ऑफ वैल्यू, इसलिए आईटी में करेक्शन आया। अब वो प्राइस एंड वैल्यू का गैप कम हुआ है, तो अब कुछ भी अच्छी खबर आने के लिए इंतजार कर रहा है, आएगा तो वापस दौड़ने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। मगर वो अच्छी खबर कब आएगी, क्या आएगी, वो कहना आज के दिन में मुश्किल है। जैसे एक बात मैं कहता हूं, अगर ये स्लो डाउन की बात सही है और ट्रंप भी उधर अपनी तरह से फेड की कमिटी को रिकॉन्स्टिट्यूट भी कर रहे हैं राइट, और दबाव डाल रहे हैं, तो अगर रेट कट होने वाला है तो वो बीएफएसआई सेगमेंट के लिए अच्छी बात है अमेरिका में। राइट। तो वो अगर वो हो गया तो बीएफएसआई की आउटलुक बढ़ेगी, तो उसकी भी आईटी की खरीदें अच्छी हो सकती है। तो देयर आर लॉट ऑफ अननोन्स इन प्ले। तो मेरा मानना ये है कि यस, ये अब तक प्राइस में मिड कैप आईटीज की फ्यूचर में ये वाली एक जो खबर आई है वो नहीं थी, तो नेचुरली उसका कुछ इंपैक्ट रहेगा। पर इसके कारण मैं कहूंगा कि जिन्होंने ऑलरेडी आईटी खरीदा है, अभी डर के मारे उसको बेचे मत। ऑलरेडी पेन उन्होंने सह लिया है, रहे टिके। और अगर जिगर आपका स्ट्रांग है तो बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी मैं कंटिन्यू रखूंगा। वो मेरी एक कंसिस्टेंट, मैंने 3 महीने के पहले से मेरा एक व्यू चेंज हुआ है। अभी भी मार्केट मुझे गलत साबित कर रही है और करेक्शन हो रहा है, मगर मेरा मानना है कि आपके ऑलवेज मार्केट में प्राइस वर्सेस वैल्यू है। और दूसरी आई एफआईआई की सेलिंग की वजह से ही आईटी में ज्यादा दबाव आया है, राइट? तो ये दोनों का मेरा एक मिलन होगा प्राइस टू वैल्यू रेशियो का। और जब एफआईआई की कुछ भी खबर पॉजिटिव आने के कारण वापस आएंगे एफआईआई, तो आईटी डेफिनेटली उनके बाइंग के रेडार में होगी। ये मेरा एक है। मगर और ज्यादा पेन होगा कि नहीं मैं नहीं कह सकता, हो सकता है, मगर वो टिपिंग पॉइंट के नजदीक पहुंच रहा है। वही मेरा एक मैं ब्रीफली कर दूंगा इसके बारे में। और ऑयल कंपनीज की बात है, देखिए ये सब्सिडी का रिलीज करना, ये एक जैसे कहते हैं ना बॉडी का ऑटोप्सी करने की तरह है। ये ऑलरेडी जो नुकसान था उसको उन्होंने सेट राइट किया। क्या आने वाले दिन में ये वापस वो करेंगे कि नहीं करेंगे, वो डाउट तो रिमेन रहता है। वो रेगुलेटरी रिस्क ओएमसीज के ऊपर हर बार रहता है ना, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द इलेक्शन नजदीक सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द फिस्कल सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द फॉरेन करेंसी सिचुएशन, ये सब देके वो डिसाइड करते हैं कि हम इस बार उनको कॉम्पेंसेट करें या ना करें। तो इट्स अ रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। अब ये हो गया, ये पास्ट को सेट राइट कर दिया है, मगर फ्यूचर में कोई गारंटी नहीं कि गवर्नमेंट इसको फ्यूचर में रिपीट करेगी, क्योंकि उनको ये होता है कि फाइनल प्राइस एट द काउंटर, यानी एलपीजी का पास ऑन करने के लिए अप्रूवल नहीं दे रहे हैं उन कंपनीज को, क्योंकि वो वोटर को इंपैक्ट करता है। क्या वो कंपनीज वो लॉस को ऑब्जर्व करेंगी या गवर्नमेंट अल्टीमेट दे देगी? इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ सकता है कि गवर्नमेंट उसका ख्याल रख रही है। मगर वो फ्यूचर की सिचुएशन पे डिपेंड होगा कि अब के बाद जो लॉसेस उनके में आएंगी उसका कोई गारंटी नहीं कि गवर्नमेंट कॉम्पनसेट करेगी, क्योंकि ये रेगुलेटरी रिस्क है। वो सिचुएशन को डिपेंड करता है, इंडिया का कंफर्ट सिचुएशन। तो वही मैं कहूंगा, इसके कारण मेरी कोई बदलाव नहीं है ओएमसीज की आउटलुक के ऊपर, वही मैं कह रहा हूं। ओके सर, अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो मैंने आपसे पूछा भी था कि आईसीआईसीआई बैंक ने मिनिमम बैलेंस 50,000 रुपए कर दिया है शहर और मेट्रो वाले क्लाइंट्स के लिए, 25,000 रुपए सेमी अर्बन के लिए और 10,000 रुपए रूरल के लिए। लेकिन ये नियम उनके लिए है जिन 1 अगस्त से के बाद से जो भी अकाउंट होंगे वहां पे खुलेंगे, उन पर ये मिनिमम बैलेंस का नियम लागू है। तो सर ये 50,000 तो बहुत ज्यादा नहीं लग रहा आपको, या उन्होंने तय कर लिया कि मुझे इसके बाद मुझे अकाउंट नहीं चाहिए, जितने इन्हीं को ठीक करना है? देखिए क्या होता है ना, इसमें उनकी भी एक दो चीज होती है सर। एक है मास बैंकिंग से क्लास बैंकिंग की ओर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सेकंड, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस क्या होता है कि अब उनको मेंटेनेंस चार्ज लगानी चाहिए, राइट, ऑन दी अकाउंट्स। अभी उसके ऊपर क्या है कि प्रेशर बहुत आ रहा है कि अगर उन्हें वो चार्ज बढ़ा दिया, एक इसका सॉल्यूशन था कि चार्जेस को बढ़ाए, मगर उसमें आरबीआई आके एक ये डाल सकती है, फिर पब्लिक प्रेशर बहुत जाएगी कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि हमारी फ्यूचर ग्रोथ हमें लेस वॉल्यूम हायर वैल्यू ट्रांजैक्शन से हम ग्रो करना चाह रहे हैं। तो एक तरफ से ये वो स्टॉक मार्केट को बता रहे हैं कि हम अपना मास बैंकिंग से क्लास बैंकिंग को शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे हमारे लिए एक एवरेज। तो इसमें क्या होगा समझिए कि एक
व्यक्ति 3-4 बैंक में अकाउंट रखता है, 10-10 हजार रखता है। अब ये अगर आईसीआईसी में बैंक चाहिए उसको, वो बाकी के बैंक में डाल के बगैर सभी आईसीआईसी में डालेगा। तो उनके वो मार्केट शेयर इन दिस सेगमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति स्प्लिट करता है पैसा। अब वो कम स्प्लिट करेगा, क्योंकि उसको ये चार्जेस अवॉइड करने के लिए उसको, अगर उसको आईसीआईसी बैंक की अकाउंट जरूरी पड़ी तो, नहीं तो वो आईसीआईसी बैंक को भी कह सकता है। और सेकंड चीज है कि जिनके पास पैसा है वो ये 50,000 थोड़ी आई है, वो खाली 50,000, तो दिस नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट देम इन द क्लास सेगमेंट, बिकॉज क्लास सेगमेंट बोलेगा 50,000 तो ले लो यार, अगर उसको चाहिए अकाउंट तो। मगर ये बॉटम ऑफ द पिरामिड वाले अकाउंट्स अब आईसीआईसी में नहीं जाएंगे। वो सोच रहे हैं कि ये अच्छी बात है, क्योंकि हमें जो सर्विसिंग कॉस्ट है इनको मैनेज करने में, वो इट इज ब्रिंगिंग डाउन आवर प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये एक बहुत, मैं कहूंगा, एक कमर्शियल ओरिएंटेड एक्शन है, जहां पर कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग को लेकर वो ये बात कर रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं सर आपको, ये टेलीकॉम मूवमेंट है बैंकिंग सेक्टर में जो आईसीआईसीआई ने किया है। आपको याद होगा जब रिलायंस जियो आया और अभी रिसेंट पास तक उसने खूब सारे लोगों को पहले तो फ्री में देना शुरू किया, फिर वो सस्ता वाला रिचार्ज करा लो और ये करा लो वो करा लो, 200-300 रुपए वाला काम चला रहा था। एट द सेम टाइम मतलब कोविड के बाद से एयरटेल ने अपने को प्रीमियम में लाना शुरू कर दिया। उनको चाहिए ही नहीं था 300 रुपए वाला क्लाइंट। आपको जिधर जाना आप जाओ, आप वोडा में चले जाओ, जियो में चले जाओ, बीएसएनएल में चले जाओ, उन्होंने प्रीमियमाइजेशन शुरू कर दिया था। ये बात बाकी टेलीकॉम कंपनी को बाद में समझ में आई कि आरपू बढ़ाना जरूरी है, अदरवाइज धंधा चल नहीं पाएगा। फ्री में देयर इज नो फ्री लंच, और उसका फायदा आप देखिए भारतीय एयरटेल के स्टॉक प्राइस में भी दिखता है, बैलेंस शीट में भी दिखता है, आरपू में भी दिखता है। तो हो सकता है कि एक स्ट्रेटजी जो आपने अभी समझाई कि आईसीआईसीआई बैंक ये सोच रहा होगा कि वो जो जीरो नो फ्रिल वाले अकाउंट रखने का हमें लाभ क्या है, 10,000 रुपए रखते हैं और हमें कोई फायदा नहीं होता और मेंटेनेंस और करना पड़ता है। एक तो ये हो सकता है कि हम वैल्यूड कस्टमर ले जहां से बिजनेस आता है। दूसरा एक ये मेरा वाइल्ड गेस है, लेकिन ऐसा लगता है कि गेस मेरा सच्चाई की तरफ होगा, क्योंकि अब सारे बैंक जो है ना अपने को एआई से लैस कर रहे हैं। उसकी वजह से उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बढ़े हुए हैं वो घट नहीं रहे हैं, रादर थोड़े और बढ़ेंगे एआई इंप्लीमेंटेशन की वजह से। तो या तो वो चार्जेस बढ़ा के कॉस्ट को निकाल लें, या वो अपने एम्प्लॉइयों की छटनी करें, जो कि एआई की वजह से दुनिया भर में हो रही है। तो इन्होंने शायद ये सोचा होगा कि एआई मतलब छटनी करना थोड़ा सा पॉलिटिकली भी अच्छा नहीं रहेगा। अभी टीसीएस ने क्या इतनी लोग बवाल कर रहे हैं, तो अपने एम्प्लॉइज को बनाए रखें और चलो ये वाला काम करते हैं जिससे हमें आमदनी भी हो और सिस्टम बना रहे। लेकिन डाउन द लाइन जाते हुए सर एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर में बहुत तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शुरू हुआ है, तो हो सकता है इसकी वजह से भी इन्होंने ये एक इमीडिएट इंटरमीडिएट फैसला लिया हो। नहीं, बिल्कुल हो सकता है, मगर मेरा मानना है कि इसका सक्सेस और फेलियर आप बाकी बैंक्स के रिस्पॉन्स के बाद ही डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि ये एक ओलिगोपोली नहीं है जहाँ पे खाली 3 प्लेयर है जैसे टेलीकॉम। ये तो है कि कितने बैंक है देश में, तो इसके कारण अगर 3 महीने के बाद आईसीआईसीआई इसको विड्रॉ करती है, मैंने उनको देखा कि मेरे नए अकाउंट की मार्केट शेयर घट रही है, तो ये मार्केट अल्टीमेटली डिसाइड करेगा, और इसमें पहले इसकी कॉम्पिटिशन्स को क्या कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। जैसे कोटक बैंक हो या एचडीएफसी बैंक हो, राइट, उनके साथ ये एक बहुत, मैं कहूंगा कि लेट्स वेट फॉर द कंपटीशन टू रिएक्ट टू दिस अनाउंसमेंट, करेक्ट। तो उससे बेसिस पे मैं कहूंगा 3 महीने के बाद जज करते हैं कि वो भी रियलाइज करेंगे कि क्या है ना, वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक क्या हो सकता है कि एक बंदा जो 50,000 रखने के लिए तैयार है, वो भी कहता है अरे यार ये दबाव क्यों मैं ले लूं, आईसीआईसीआई बैंक में ऐसी खास क्या मुझे सर्विसेज मिलेगी जो दूसरी और बैंक नहीं दे सकती है। देखो इनके साथ उसको साथ अगर इन्होंने कहा कि अगर आप 50,000 का सेविंग्स बैंक रखते हैं तो मैं आपके लिए फ्री एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप दूंगा, तो मैंने एक वैल्यू एडिशन देनी चाहिए ना उनको, जो सर्विसिंग कॉस्ट में सेविंग हो रहा है उसका बेनिफिट कस्टमर को भी पास ऑन करके फिर मार्केट शेयर बढ़ सकता है उस सेगमेंट में। अब आप कुछ नहीं दे रहे, खाली ये डाल रहे हैं कि 50,000 डालना चाहिए, तो कस्टमर सोचेगा मैं क्यों आईसीआईसीआई बैंक में जाऊं, मैं तो एचडीएफसी बैंक में जाके मैं कर रहा हूं, मगर मेरे पास 50,000 है देने के लिए,
पर ये दबाव में यानी 50 से मैंने कमिट कर दिया और नीचे गया तो 1000 रुपए का वो पेनल्टी लगा देंगे। तो दैट कस्टमर का बिहेवियर प्रिडिक्ट करना मुश्किल है इंडिया में। यस तो इसलिए मैं कहता हूं कि इसको सावधान देखेंगे, 3 महीने ऑब्जर्व करेंगे, एक कॉम्पिटिटर का एक्शन, दूसरा इन्हीं के ऊपर उनके न्यू अकाउंट एडिशन। अगले अर्निंग्स गाइडेंस रिपोर्ट में बताएंगे ना कितने न्यू अकाउंट बताइए खोले, तब कितने देखेंगे लोग। मार्केट रिएक्शन। तो अभी आपने अभी भी आपने भी एक बात जो बहुत मजाक में कही है, ये अगर ये सच में कर देना एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप तो सर बहुत मजा आ जाएगा। सर बहुत महंगी टैक्सी मिलती है एयरपोर्ट पे। वो करा दीजिए। लॉन्च तो फ्री हो जाता है लेकिन वो एयरपोर्ट से टैक्सी बहुत महंगी पड़ती, तो वो आप करा दीजिए सर। तो हम बनाए रखेंगे अकाउंट इनके यहाँ। वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं सही, अगले 3 महीने में हम लोगों को पता चलेगा कि आईसीआईसीआई बैंक अपने इस फैसले पर बना रहता है या वो निकालता है, क्योंकि देश की 90% आबादी ऐसी है जिसकी आमदनी साल की 2 लाख रुपए से कम है। तो उससे तो भूल जाइए कि वो अकाउंट खोलेगा। आप उसी 10% कस्टमर को जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं उसका अकाउंट हो, एक कहीं ना कहीं का 4-6 बैंकों में होगा, तो वो आपके पास रखेगा कि नहीं रखेगा, ये एक क्वेश्चन है। ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है। तो बैंक का जवाब अपने आप ऑटोमेटिकली हमको अगले क्वार्टर में मिल ही जाएगा कि विड्रॉ करते कि नहीं करते और कितने नए अकाउंट खुले इन्होंने, तो उससे हमें पता चलेगा। लेकिन बहुत इसमें तीखी प्रतिक्रिया लोगों की आ भी रही है कि क्यों कर दिया इन्होंने, क्योंकि रिटेल का सर ये बहुत बड़ा बैंक है। और एक मामले में आईसीआईसीआई बैंक का बड़ा फैन हूं सर, कि उनका जो इंटरफेस है ना, उनके जो ऐप है या उनकी वेबसाइट है, वो बहुत इजी टू यूज है, बहुत यूजर फ्रेंडली है वो। एचडीएफसी बैंक बहुत क्रिटिकल है, 50 बार पता नहीं क्या क्या। और एसबीआई में एक जोक चल रहा है सर कि सबसे सेफ बैंक एसबीआई है, क्योंकि वो खुद ही नहीं खुलती, आपका पैसा खुद ही नहीं निकाल सकते आप। तो साइबर क्रिमिनल क्या करेगा? आप अपना पैसा पहले निकाल के दिखाओ। एसबीआई जोक बन रहे हैं कि साहब साइबर क्राइम एसबीआई वालों कुछ नहीं कर सकता, उसका तो इतनी बार ओटीपी मांगेगा कि आप परेशान हो जाओगे। खैर एनीवे, ये लाइटर नोट पे था, देखते हैं क्या होता है। लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि 2 तारीख याद रखिएगा, 12 और 15। हालांकि 15 को शुक्रवार छुट्टी है, तो उसका इम्पैक्ट आपको अगले हफ्ते दिखेगा, लेकिन खबर आ जाएगी। तो 12 और 15 दो महत्वपूर्ण दिन है जो अगले हफ्ते के मार्केट को ड्राइव करेंगे, यही उनके लिए ट्रिगर होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस हफ्ते की बेहतरीन चर्चा के लिए और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कि लास्ट वीक क्या हुआ और उसको अगले हफ्ते हम लोग कैसे इंटरप्रिटेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट वीक हम थैंक लोग यू। फिर मिलेंगे और आपको स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।